थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे, इंथैल्पी पढ़ चुके थे ना, जिसमें इंथैल्पी हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम आज की क्लास में जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है एंट्रोपी। क्या नाम है? एंट्रोपी। तो हेडिंग डालेंगे, टॉपिक का नाम वो क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस से। एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। या बोलो ना, जैसे होता है कि एक मेस कर देना चीजों को, जैसे यहाँ चेयर सारी अलाइंड हैं, अभी वैसे प्रॉपर बहुत ज्यादा अलाइन नहीं है लेकिन फिर भी अलाइन है। अगर मैं इस सबको ऐसे रैंडम इधर उधर मिक्स कर दूं तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रैंडमनेस बोल रहे हैं। और इस रैंडमनेस की मेजरमेंट जो करता है उसका नाम क्या है? एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एक्चुअली में क्या करता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या है ये? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ऑब्वियसली अगर कहीं पर रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी? वहां की ज्यादा होगी। एंट्रोपी भी क्या होगी? ज्यादा। यानी जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा क्या होगी? एंट्रोपी होगी। एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर नहीं पाएंगे। सही बात है, हम हमेशा यही करते आ रहे हैं। एग्जैक्ट बोलो या एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। तो भी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं, यानी दैट इज डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या होता है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। और आपको पता है क्योंकि एस फाइनल एस इनिशियल मेजर कर रहे थे, ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। एंड एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक स्टेट फंक्शन एंड एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर बात? तो अगर हम बात करें डेल्टा एस जो होता है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आप एंट्रोपी निकालोगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आता है क्यू आर ई वी, लिख रहा हूं मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, अपॉन में टी यानी टेम्परेचर। क्यू क्या है? हीट है महाराज, भूल गए? क्यू क्या है? हीट है। तो यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के समय जो भी हीट में चेंज आया है वो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। एक और बात जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इंपॉर्टेंट बात कि एंट्रोपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के भी। किसके? हीट के भी। यहां से देख के ऐसा लग रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसीलिए आपको मेंशन किया गया है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स नहीं होती है। तो सर वहां क्या है? वहां चेंज इन एंट्रोपी है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सर क्या डिफरेंस है? जैसे एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस। अगर मैं कहीं हीट बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? हीट बढ़ाऊंगा यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मान लिया लेट से कहीं आग लग जाए तो ऑब्वियसली वहां आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपको पता है वहां भगदड़ मच जाती है, यानी रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो सिंपल शब्दों में टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ती है। ये तो एंट्रोपी यानी टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ गई। क्लियर बात? लेकिन सुनना,
चेंज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है? जैसे मान लिया कहीं पर ऑलरेडी आग लगी हुई है, ठीक, वहां ऑलरेडी भगदड़ मची हुई है, थोड़ा सा और अगर ज्यादा आग लग जाएगी तो बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी भगदड़ मची हुई थी। लेकिन कहीं एकदम बिल्कुल शांति का माहौल है, एकदम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सब बढ़िया से मस्त चल रहा है, और अचानक से आग लग जाए तो वहां चेंज अचानक से क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा ना। इसका मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज, पहले भी टेम्परेचर क्या है, अगर पहले से टेम्परेचर हाई है यानी पहले से आग लगी हुई है, तो वहां एंट्रोपी में चेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है और वहां अचानक से चेंज आ जाए एंट्रोपी में, तो मतलब टेम्परेचर में क्या आएगा? मतलब टेम्परेचर अगर नॉर्मल था, लो था, तो एंट्रोपी क्या होगी? कम। अचानक से अगर एंट्रोपी में चेंज आया तो टेम्परेचर लो होने पर चेंज क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में, एट लो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा तो एंट्रोपी में चेंज बहुत ज्यादा आ जाएगा। और अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें जहां पहले से ही रैंडमनेस है, वहां पर रैंडमनेस और ज्यादा क्या बढ़ेगी? यानी चेंज इन एंट्रोपी एट हाई टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो रैंडमनेस ज्यादा है, और रैंडमनेस जहां ऑलरेडी ज्यादा है तो वहां चेंज इन रैंडमनेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर टेम्परेचर लो है तो वहां रैंडमनेस कम है, और जहां रैंडमनेस कम है वहां चेंज इन रैंडमनेस क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है, यानी वहां पॉसिबिलिटी चेंज की ज्यादा है। बट अगर आप सिर्फ एंट्रोपी की बात करोगे तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब सुना ध्यान से, अगर आप फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन में टी। बताओ क्यू को किस में मेजर करते हो, जूल या कैलोरी? सही बात है ना। तो मैं यूनिट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? जूल पर केल्विन, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या हो सकती हैं? यूनिट हो सकती है किसकी? एंट्रोपी की। क्लियर है बात यहां तक? ठीक। अब सुनना, अगर मान लिया मुझे, यानी लेट्स से एंट्रोपी ऑफ फाइनल, यानी फाइनल एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन है इनिशियल के। किसके? इनिशियल के। तो ऐसे केस में डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सही बात है ना। और अगर फाइनल वाली एंट्रोपी क्या है? कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा एस कैसा आएगा? डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। अगर आप एंट्रोपी निकाल रहे हो किसके लिए? एक केमिकल रिएक्शन के लिए, एंट्रोपी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो क्या करना है? एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने भी रिएक्टेंट है ना, सबकी एंट्रोपी की जोड़ लो। जब ये समीशन, ये साइन किसका है? समीशन का, सम का है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी सारे रिएक्टेंट की जोड़ लो, सॉरी रिएक्टेंट करो, सारे प्रोडक्ट की एंट्रोपी जोड़ लो, और माइनस किससे कर दो? रिएक्टेंट की एंट्रोपी से कर दो। यानी प्रोडक्ट की एंट्रोपी, सम ऑफ प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर बात? तो ये हो गया हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी किस तरीके से निकाली जाती है। तो नोट करोगे इसको, उसका आगे चलते हैं, एंट्रोपी में और भी कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम की एंट्रोपी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इनकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में, तो सबसे पहले याद रखना कि अगर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी क्या है? ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एस कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, तो डेल्टा एस कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एन जी याद है ना क्या है? चेंज इन द मोल्स ऑफ गैस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेकंड अगर हम बात करें तो होता है टेम्परेचर। क्या है?
टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने Fe रखा है, लेट से ये है मेरा 5000 केल्विन पर, ठीक है ना, और मेरे पास ये दूसरा आयरन है जो है 5500 केल्विन पर, तो इस हिसाब से एंट्रोपी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, Fe जो 5500 केल्विन पर है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसके बाद सुनना, अगर हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर, तो ये है प्रेशर। ये क्या है, प्रेशर। अब अगर हम बात करें तो अगर प्रेशर कम होता है ना तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो आता है बच्चे फिजिकल स्टेट। क्या आता है, फिजिकल स्टेट। क्या आता है, फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फिजिकल स्टेट्स हैं, सही बात है। आप बताओ ज्यादा रैंडमनेस कहां देखने को मिलेगी, सर सबसे कम रैंडमनेस तो सॉलिड में मिलेगी। देखिए भैया सॉलिड के पार्टिकल सब एक जगह पर फिक्स है, लिक्विड में थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं और गैस में तो रैंडम कहीं ना कहीं मूव ही कर रहे हैं। तो मतलब सबसे कम एंट्रोपी किसकी, सॉलिड की, उससे ज्यादा किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड से भी ज्यादा किसकी होगी, गैस की। मतलब अगर मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीजें अवेलेबल है तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। गैस की एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है बात ना। तो गैस की एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेट से हमने क्या किया, दो चीजों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, यानी मिक्सर बनाया। क्या बनाया, मिक्सर। तो मिक्सिंग पर क्या होता है, फिफ्थ, अगर हम क्या बना रहे हैं, मिक्सर। मिक्सर पे लेट से हमने सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया, लिक्विड को गैस के साथ मिक्स किया, सॉलिड को गैस के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मिक्सर बनाया। तो जब भी हम मिक्सर बनाएंगे ना तो इससे क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात ना। तो मिक्सर यानी मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा पता है, टेम्परेचर का और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में जो चेंज आ रहा है यानी डेल्टा एच से एंट्रोपी पे क्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या क्या है, आपको यह पता होना चाहिए कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट जो होती है वो डायमंड से ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड। बता दो, अगर हम बात करें ऑन बॉइलिंग एग, ऑन बॉइलिंग एग, एग को बॉइलिंग करने पर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। आप सोचोगे सर एग को बॉईल करने के बाद तो सॉलिड हो जाता है, सही बात है ना। और आपने बोला कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है, तो एंट्रोपी होनी चाहिए था कम, बट ये बढ़ गई। रीजन क्या होता है इसका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं ना एग के अंदर, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर डीनेचर होने का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर पूरी ब्रेक हो जाएगी और रैंडम हो जाती है। मतलब प्रोटीन के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, लेट्स से मेरे पास ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे कहीं अरेंज थे प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जब मैं इनको बॉईल करता हूँ ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीनेचर, मतलब ये स्ट्रक्चर टूट करके रैंडम हो जाएगी पूरी, मतलब ऐसे 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 पूरा रैंडम हो जाती है। और डीनेचुरेशन से रैंडमनेस बढ़ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, एंट्रोपी बढ़ रही है ना। पहले कैसी थी स्ट्रक्चर, प्रॉपर अरेंजमेंट थी, प्रॉपर बॉन्ड थे। अब मैंने क्या किया, जब उसको बॉईल किया
तो सारी स्ट्रक्चर टूट गई, ब्रेक हो गई और सारी चीजें क्या है, रैंडम हो गई। तो रैंडमनेस बढ़ना ही तो एंट्रोपी बढ़ना होता है, तो डीनेचुरेशन से रैंडमनेस बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल और आएगा, वो क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, तो अगर मैं रबर को स्ट्रेच करता हूं तो क्या होगा, स्ट्रेच करने पर इसकी एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज करती है। एंट्रोपी क्या करती है इसकी, डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रबर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, स्ट्रेच करने पर वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। जैसे सिंपल शब्दों में आपने स्प्रिंग देखी है ना, स्प्रिंग सारे के सारे क्या थे, कॉइल थे। आपने स्ट्रेच किया, वो कैसा हो गया, स्ट्रेट सीधा हो गया। मतलब स्ट्रेट यानी अनकॉइल्ड हो जाना, तो उससे क्या होगा, रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो डिक्रीज करती है। क्यों भाई, ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल्स। रबर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अनकॉइल हो जाएंगे, इस वजह से क्या जाते हैं, आपका एंट्रोपी घट जाती है। ये जितने भी एग्जांपल इधर दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली जो चीज होनी चाहिए थी उसके अलग हो रही है, उसके विपरीत हो रही है, ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन करोगे। अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है, मतलब टॉपिक नहीं यही है, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, तो एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। अब सर ये फेज ट्रांजिशन क्या होता है भाई साहब, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो कोई बताएगा भैया फ्यूजन क्या होता है। अगर मेरे पास कोई सॉलिड है तो इस सॉलिड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसे क्या बोला जाता है, फ्यूजन। तो भैया इसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की आपको हीट लगती है, तो यहाँ जो Q होता है वो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन के बराबर होता है, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। तो अगर आप एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाओगे तो डेल्टा S ऑफ फ्यूजन यानी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो सॉलिड लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ Tm लिख रहा हूं मतलब दिस इज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी एक एक्चुअली क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का। अगर मुझे निकालना हो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, क्या निकालना हो, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर आप एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हो, सर पहले वेपोराइजेशन क्या होता है। सर वेपोराइजेशन में मेरे पास अगर कोई लिक्विड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यानी लिक्विड से गैस बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो अगर मैं इसकी एंट्रोपी लिखूंगा तो डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। एंड द थर्ड इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, भाई सब्लिमेशन क्या होता है सर, सीधा सॉलिड को गैस में बदल देते हैं, सही बात है। तो अगर हम बात करें तो यह मेरे पास क्या है, सॉलिड है और सॉलिड से मैंने क्या बना दिया, गैस बना दिया। तो भैया इसकी अगर मुझे एंट्रोपी निकलनी लिखनी हो तो डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ
सब्लिमेशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, और वो कौन सा टेम्परेचर होगा, सब्लिमेशन का टेम्परेचर, ये बन जाएगा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ये क्या था, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। सही बात है। अब हमारे पास एक छोटी सी चीज और इसमें आती है, वो है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अच्छा बताओ, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि एंट्रोपी जो होती है, यूनिवर्स जो होता है वो दो चीजों बना हुआ है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकाल रहे हो तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की मिला के हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल एंट्रोपी। क्या होता है, टोटल एंट्रोपी। टोटल किसकी, यूनिवर्स एंड सराउंडिंग दोनों की, यूनिवर्स एंड सराउंडिंग दोनों की। तो अगर हम बात करें एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दोनों को जोड़ कर ये क्या आता है, आपका टोटल एंट्रोपी आती है। अब यहां दो केस आते हैं, एक सर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो, कैसी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, जगह बन जाएगी। देखना ध्यान से, अगर मैं प्रोसेस को कह रहा हूं रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, इसका मतलब सिस्टम की जब मैं एंट्रोपी लिखूंगा तो Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग की Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अच्छा बताओ, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो जो सिस्टम रिलीज कर रहा होगा वही सराउंडिंग को मिल रहा होगा, ये जो सराउंडिंग रिलीज कर रहा होगा वही सिस्टम को मिल रहा होगा। सही बात है ना। तो यानी हीट में जो चेंज होगा, अगर सिस्टम ने हीट दिया तो सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव यानी माइनस क्यू, सराउंडिंग को मिला तो सराउंडिंग क्या होगा, प्लस क्यू। टेम्परेचर आइसोथर्मल है, यानी दोनों प्रोसेस क्या हो रही है, सेम टेम्परेचर पे हो रही है, यानी दोनों का टेम्परेचर टी ही रहेगा। तो ऐसे केस में एस टोटल इज इक्वल टू, अगर मान लिया सिस्टम वाले को मैंने पॉजिटिव माना क्यू अपॉन में टी, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस का ये माइनस क्यू अपॉन में टी होगा ना। अरे मैं कह रहा हूं दोनों हो सकता है ना, सिस्टम ने अगर रिलीज किया सराउंडिंग को मिला तो वो हो गया, अगर सिस्टम को मिला तो सराउंडिंग ने दिया होगा, तो मतलब दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, बात तो वही पड़ेगी। ठीक, अब बताओ मुझे, क्या इन दोनों को जोड़ने पर आंसर जीरो आएगा, मतलब एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी कितनी होगी, जीरो होगी। क्लियर है बात, ठीक। और अगर प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल, कैसी होगी, इरिवर्सिबल, तो जीरो नहीं होगी, जो आपका ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे आपको निकालना पड़ेगा, यानी उससे आपकी निकल जाएगी। तो उसके लिए आई थिंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, रिवर्सिबल के लिए ध्यान रखना, इरिवर्सिबल के साथ इतना ही लिख देता हूं। अगर इरिवर्सिबल है, कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एस टोटल इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो यहां तक की बात हो गई हमारी क्या, एंट्रोपी की, किसकी बात हो गई, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी आई थिंक सबको क्लियर है, कोई समस्या किसी को नहीं। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक का नाम है स्पॉन्टेनिटी। क्या नाम है, स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि ये जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे थे, इंथैल्पी आपने पढ़ा, आपने एंट्रोपी पढ़ा, ये सब कुछ एक ही चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और वो एक चीज क्या है, स्पॉन्टेनिटी को। ये क्या होता है, किसी प्रोसेस की टेंडेंसी टू अकर, अपने आप हो जाने की, जैसे कोई प्रोसेस अपने आप हो रही है ना, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अगर बात करूं, पानी कहीं ऊंचाई पर है और मुझे नीचे लेके आना है, तो मैं पाइप लगा दूं, ऑन कर दूं, अपने आप पानी ऊपर से नीचे आने लगेगा। तो मतलब पानी का ऊपर से नीचे आना, दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्या है वो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैंने क्या किया, एक कैंडल लिया, उसको जला दिया, उसका मुझे कुछ नहीं करना, वो अपने आप हो रहा है।
कुछ करना होता है क्या कैंडल में जलाने के बाद? तो वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या वो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर एक ऑब्जेक्ट गर्म है, दूसरा ठंडा है, मैंने दोनों में कांटेक्ट में रखा, तो गर्म वाले से ठंडे वाले में हीट चली जाएगी। आपको कुछ करना होता है इसमें? नहीं, तो अपने आप हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन मुझे पानी जमीन से ऊपर पहुंचाना है, अपने आप होगा ये? सही बात है, हम मोटर चलाते हैं सुबह सुबह, सही बात है, सुबह सुबह मोटर चलाया और मोटर ने पानी ऊपर भेजा। ऐसा भी नहीं होता कि थोड़ी देर मोटर चलाया, पानी जाना शुरू हुआ, मोटर बंद कर दी, अब जाता रहेगा। जब तक मोटर चल रहा है तब तक चल रहा है, जब नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब प्रोसेस अपने आप नहीं होगी, उसे आपको करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके करवाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोसेस अपने आप नहीं होने वाली। तो जो प्रोसेस अपने आप नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब अपने आप नहीं होंगी, करवाना पड़ेगा आपको, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो हो जाएंगी, तो वो क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। चलें देखते हैं आगे। तो देखना, जैसे कि बता रहा था मैं कि प्रोसेस हमारे पास कैसी होती है? दो, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? स्पॉन्टेनियस मैंने समझाया, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं होती हैं। देखना ध्यान से, क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, यानी अपने आप होने की एबिलिटी है उनके पास, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर ऑफ इट्स ऑन, यानी या तो अपने आप हो जाए, या आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन पुश, या अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मतलब जरूरी नहीं है कोई प्रोसेस ऐसी है जो अपने आप हो रही है। लेट्स से मैंने बताया कि वाटर हाई लेवल पे है, तो लो लेवल पे अपने आप आएगा, उसको कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लिया मुझे कोई रिएक्शन करवानी है, तो उस रिएक्शन में कई बार होगा कि भैया इतना टेम्परेचर दे दो, इतना प्रेशर दे दो, प्रोसेस अपने आप होने लगेगी, तो वहां कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हुई। सही बात है ना? अगर हम बात करें कुछ प्रोसेस के अंदर इनिशियल पुश देना पड़ता है, जैसे कैंडल जलाना था, आपने स्टार्टिंग में जला दिया, अपने आप जलने लगी। अगर आप स्टार्टिंग में ना जलाते तो क्या जलती हो? नहीं ना। तो वहां पर इनिशियल पुश की जरूरत पड़ी, यानी इनिशियली आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ा, उसके बाद अपने आप हो रहा है। तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब कहलाएगा? जब अपने आप हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत धक्का देने पर हो जाए, या फिर कुछ कंडीशंस उसको प्रोवाइड कराए जाएं और उस कंडीशन में वो होने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। मतलब जितनी भी नेचर में होने वाली, अपने आप होने वाली जो प्रोसेस हैं, वो सब के सब क्या है? मतलब नेचर के अंदर जितनी प्रोसेस होती हैं वो सब स्पॉन्टेनियस हैं और इरिवर्सिबल हैं। कैसी हैं? इरिवर्सिबल। मतलब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या नीचे से ऊपर चला जाएगा वापस? नहीं जाएगा। तो इरिवर्सिबल भी तो है। ठीक, क्लियर बात? तो आगे अगर हम बात करें, कह रहा है द नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस ऑन देयर ऑन इन वन डायरेक्शन, यानी अपने आप होते हैं। अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल्स लूं, क्या लूं एग्जांपल? तो जैसे फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो, भैया हाई से लो पर वाटर का फ्लो, सही बात है ना? आप बताओ। फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, भैया कैंडल को जलाया तो वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या बोल सकते हैं हम? मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वेयर अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करोगे, तो कह रहा था प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, अपने आप तो नहीं होगा, आपने धक्का भी दिया ना तो भी नहीं होगा। सही बात है ना? कुछ कंडीशंस भी प्रोवाइड कर दी तब भी नहीं होगा, यानी जब तक एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते रहोगे चलता रहेगा, अपने आप तो नहीं होगा। ठीक है ना? कह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम द सम एक्सटर्नल सोर्स इज सप्लाइड कंटीन्यूअसली थ्रू द प्रोसेस, यानी लगातार आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो बाहर से तो प्रोसेस होती रहेगी, और नहीं सप्लाई करोगे, बंद कर दोगे तो प्रोसेस बंद हो जाएगी।
सही है ना। तो अगर मैं ऐसे प्रोसेस की बात करूं तो जैसे आप उल्टा कर दो भाई, फ्लो ऑफ वाटर कहां से, फ्रॉम लो टू हाई, होगा क्या, नहीं होगा, सही बात है। आप बात कर लो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। भाई चार्ज फ्लो कहां करता है, हाई से लो पे करता है, सही बात है ना, हाई से लो पे करता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। बट अगर कोई आपसे पूछे क्या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो भैया नहीं करेगा अपने आप, ये तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है बात। अब किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए होती है, कुछ कंडीशन चाहिए होती है। वो क्राइटेरिया क्या है, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मतलब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, क्योंकि वो क्या चाह रही है, मिनिमम एनर्जी। लेट्स से मेरे पास H है और H है, ये कंबाइन करके H2 बना रहे हैं। तो सर ये अकेले अकेले अनस्टेबल थे, एनर्जी इनके पास क्या थी, ज्यादा, दोनों कंबाइन कर गए। कंबाइन करने के बाद क्या आ गए, स्टेबिलिटी आ गई। और जब स्टेबिलिटी आई, एनर्जी कम हुई, तो भैया एनर्जी कम होकर इनको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये दोनों रैंडम जो घूम रहे थे इधर उधर, तो अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, एनर्जी कम करने के लिए कंबाइन कर गए। यानी ये प्रोसेस क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई, क्योंकि इधर जाने पर एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी, भाई H2 बनाने पर क्या हो रही है, एनर्जी कम, और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा। तो अगर ज्यादा स्टेबिलिटी और कम एनर्जी चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप हो जाना चाहिए। जैसे सिंपल शब्दों में दो घुमक्कड़ लोग हैं, सही बात है, शादी विवाह नहीं हो रखा है, ठीक, तो कहीं भी रैंडम इधर उधर घूम रहे हैं, रात में कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ जीवन में नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा शादी विवाह के बाद लोग आना जाना कम कर देते हैं, थोड़ा कैरियर पे ध्यान देने लगते हैं, फ्यूचर भी देखना होता है, घर की देखभाल करने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या, तो दो आवारा लोग जो घूम रहे थे, उन्होंने शादी जब किया तो एक जगह पे क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। तो अब जब सेटल्ड हुए तो क्या हुआ, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई। क्यों, क्योंकि भैया सेटलमेंट हुआ, ज्यादा रैंडमनेस नहीं है अब, मतलब इधर उधर घूमना फिरना बंद हुआ, एनर्जी कम हुई, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई शादी करने के बाद। तो वो क्या चाहेंगे कि शादी कर लेते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और शादी के पहले सब इधर उधर रैंडम थे, घर वाले क्यों बोलते हैं शादी कर लो, क्योंकि पता होता है शादी के पहले सब इधर उधर रैंडम घूम रहे होते हैं, शादी करके थोड़ी घर पे बुलाना शुरू करेंगे कि हाँ कंट्रोल करने वाला कोई आ गया है, ठीक, अब रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। तो कहने का मतलब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। लेकिन बात सुनना ध्यान से, क्या सिर्फ यही फैक्टर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कैसे, अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस की, मेल्टिंग ऑफ आइस की, तो अगर मैं आइस के मेल्टिंग की बात करूं तो आइस मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, उसने बाहर से हीट एब्जॉर्ब की। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे यहां से यहां जाने पे हीट एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम ना, तो इसका मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, इसके पास कम एनर्जी है, तो भैया इसने एनर्जी रिलीज किया होगा, हीट रिलीज किया होगा। तो क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर हीट रिलीज कर रहा है, तो हमने इससे ये एजम्पशन बनाई कि जितनी भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। हमने ये सोचा, बट हम मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक आइस का टुकड़ा लिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, कुछ देर के बाद वो मेल्ट हो जाता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, अपने आप हो जाता है। वो मेल्ट कैसे हुआ होगा, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया होगा, और सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अगर हीट एब्जॉर्ब किया है तो मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाने पर उसने हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब ये कैसा है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब इसकी एनर्जी तो बढ़ रही है ना सॉलिड से लिक्विड में जाने पर, और अगर एनर्जी बढ़ रही है तो आप कह रहे थे सर एनर्जी कम होगी तो स्पॉन्टेनियस होता है, एनर्जी बढ़ रही है तो ये स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ, ये तो अपने आप हो रहा है, मैंने तो मेल्टिंग ऑफ आइस में कुछ नहीं किया, तो अपने आप हो रहा था। इसका मतलब आइस की मेल्टिंग स्पॉन्टेनियस है क्योंकि अपने आप हो रही है, और वो एंडोथर्मिक है। इसका मतलब पहली वाली क्राइटेरिया तो फेल कर जाएगी, सब जगह अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए एक दूसरी क्राइटेरिया भी आई, टू अटेन द मैक्सिमम रैंडमनेस,
लोग क्या अटेन करना चाहते हैं? रैंडमनेस मैक्सिमम। अब रैंडमनेस कहां ज्यादा है? लिक्विड में, सॉलिड से कंपेयर में, इसलिए वो कहां जाना चाह रहा है? लिक्विड में जाना चाह रहा है। समझ रही बात ना? तो ये दोनों क्राइटेरिया मिल करके एक्सप्लेन करते हैं किसको? स्पॉन्टेनिटी को। क्लियर है बात? तो ये दोनों क्राइटेरिया हमें चाहिए होते हैं टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी। अब इससे अगर हम बात करें तो हमें कुछ बातें पता चली कि अगर हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करें, अगर हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी, किसके बेसिस पर? एंथैल्पी के बेसिस पर। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सुनना कि अगर डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। एंथैल्पी कैसी है? नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव, मतलब एंथैल्पी कैसी है? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कौन कहता है? एंथैल्पी। भाई कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं बातें? एंथैल्पी ना। एंथैल्पी कह रहे भैया मैं पॉजिटिव तो प्रोसेस क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर मैं नेगेटिव तो प्रोसेस कैसी? स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी भाई साहब भी आए। कौन आए? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी भाई साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई देखो डेल्टा तो ऐसे रहने दो, एच एच हटा दो, एस लगा देते हैं इसकी जगह पे एंट्रोपी का। तो इन्होंने कहा भैया देखो अगर मैं नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसे होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर मैं पॉजिटिव तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये दोनों लोग ये बता रहे थे कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। सब कुछ बढ़िया चंगा सा चल रहा था, बट कई सारे केसेस ऐसे मिले हमें जहां पर ये दोनों फेल कर जा रहे थे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में कि कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस। वो केस कैसे आएगा आगे हम पढ़ेंगे, बट पहले इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है? अब अगर आगे चले तो हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है भाई साहब? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही था। तब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, यानी नेचर में होने वाली जितनी भी प्रोसेस हैं सब क्या है? इरिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर irreversible and spontaneous। अगर मैं इसको दूसरे टर्म में बोलूं तो ये कहता भैया एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स लगातार इंक्रीज करता है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। या आप बोलो एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस। मतलब ओवरऑल सबका ये कहना है कि भैया जो नेचुरल प्रोसेस है उसकी एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा होती है, और जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। अगर आप इसी को बोलोगे यानी एंट्रोपी टोटल, क्या निकालोगे? एंट्रोपी टोटल निकालोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। या फिर आप इसी को बोल लो एंट्रोपी जो टोटल होगा
वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सब अलग अलग तरीके हैं कहने के, बात अल्टीमेटली क्या है, सबकी सेम। ठीक है ना। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि भैया नेचुरल प्रोसेस सारी की सारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है बात ना। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा साइन लगा लोगे डेल्टा का, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो मेजर नहीं करते ना, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। चल अब चलते हैं हम अगली टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। सुना एक बात, एक इशू है पिछले वाले दोनों में, यानी इंथैल्पी और एंट्रोपी जो बता रहे थे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है उसमें। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आपने देखा जब आइस मेल्ट हो रहा था तो आइस का मेल्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी ये क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और अगर आप एंट्रोपी की बात करोगे तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और इसलिए वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। बात सही है ना। तो मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस है, और अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी क्या है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अब मुझे बताओ, हम माने किसकी, कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, किसकी बात माने, इशू है ना। तो इसी वजह से हमारे पास एक अगली टर्म निकल के आती है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या नाम है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या भाई साहब, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कहता है, एनर्जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। यूजफुल, यानी सिंपल शब्दों में आपको पता है किसी भी सिस्टम के पास जितनी एनर्जी होती है उस एनर्जी को आप बोलते हो इंथैल्पी। इंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी कंटेंट इन ए सिस्टम। अब वो सारी एनर्जी इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकती, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस्तेमाल होगी टू डू ए पर्टिकुलर वर्क, उसे क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। और बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी रैंडम चीजें करने में। इसका मतलब अगर आप बात करें तो किसी सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी, यूजफुल होगी, कुछ एनर्जी क्या होगी, यूजफुल होगी, और कुछ एनर्जी क्या होगी, रैंडम एनर्जी होगी। क्या होगी, रैंडम एनर्जी। अब आप मुझे इतना बताओ कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज एच होता है, इंथैल्पी क्या होता है वो, इंथैल्पी इज इक्वल टू, आपने बोला जो एनर्जी यूजफुल वर्क करने में इस्तेमाल की जाती है उसे गिब्स एनर्जी बोलते हैं, और गिब्स एनर्जी का सिंबल क्या है, जी, प्लस ये क्या है, रैंडम एनर्जी। सर रैंडम एनर्जी मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी की बात आ गई। और अभी हमने पढ़ा है कि सर डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है, तो मुझे एनर्जी निकालनी है ना, तो अगर मैं क्यू निकालूंगा तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, और टी आ जाएगा, मतलब टी डेल्टा एस बोल सकता हूं। ठीक, क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस आ जाएगा। सही बात, मेरी बात सुनना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एस लिख सकता हूँ सीधा, क्योंकि एंट्रोपी मुझे नहीं पता क्या है, मैंने एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, अभी चेंज नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस टी लिख सकता हूँ ना, कोई समस्या तो नहीं। अगर मुझे यहां से जी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस टी एस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इतना तो कोई समस्या नहीं किसी को। अब आगे देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं
कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सबके सब कहाँ होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होती हैं। भाई सारी की सारी रिएक्शन कहाँ होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर मैं सब में डेल्टा लगा दूं तो सर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी हो जाएगा पहली बात तो, सर ये हो जाएगा डेल्टा एच हो जाएगा माइनस ये डेल्टा और ब्रैकेट में लिख रहा हूं टी एस, मुझे नहीं पता ना कहां चेंज है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो सर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच होगा, होगा कि नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो माइनस टी डेल्टा एच हो जाएगा, तो मुझे ये एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, गिब्स एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गिब्स एनर्जी। तो बात समझ में आई, ये रिलेशन कहां से आया भैया, मेरे पास टोटल क्या थी, इंथैल्पी थी, इंथैल्पी का मैंने क्या किया, दो तरीके से इस्तेमाल किया, एक यूजफुल वर्क करने में और एक रैंडम वर्क करने में। तो जो हमने यूजफुल वर्क करने में इस्तेमाल किया है उसको हमने जी बोला, और जो रैंडम वर्क करने में इस्तेमाल किया है उसको हमने क्या बोल दिया, टी डेल्टा एस बोल दिया, ठीक। अब हमारे पास डिराइव करके ये रिलेशन आ गया, तो इससे हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। अच्छा एक कंडीशन और होती है कि अगर मान लिया मैंने सब ले लिया क्या, स्टैंडर्ड, क्या ले लिया, स्टैंडर्ड, यानी इन, अच्छा स्टैंडर्ड क्या होता है, सब कुछ मेजरमेंट आपने क्या किया हो 298 केल्विन टेम्परेचर पर और कितना 1 मोलर कंसंट्रेशन हो और एटीएम प्रेशर कितना हो, 1 एटीएम का हो। इस केस में आपको डेल्टा जी नॉट लिखना होता है और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। ये भी होता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तब, नोट डाउन करोगे इसको। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, बहुत सुंदर सा नाम है, ठीक, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से इसका इस्तेमाल हम कैसे स्पॉन्टेनिटी के लिए करेंगे, चलें पहले एक बार समझते हैं फिर आपको एक टेबल बनानी है, मैं पहले समझा दे रहा हूं। मेरे पास क्या है सर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो है कंडीशन, समझना। अगर डेल्टा एच कैसा हो, नेगेटिव, और डेल्टा एच कैसा हो, पॉजिटिव, तो दोनों के हिसाब से प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। बात सही बोल रहा हूं ना, दोनों के हिसाब से प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अच्छा एक और बात सुनना, अगर डेल्टा जी कैसा आता है, पॉजिटिव, प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, अगर डेल्टा जी कैसा आता है नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी कैसा आ जाए जीरो, तो इक्विलिब्रियम, क्या है, इक्विलिब्रियम। तो ऊपर वाले दोनों भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव पे नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो यहां रखूंगा डेल्टा एच को, लेट से डेल्टा एच की वैल्यू -10 हो, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या मान लो, 10 मान लो, टेम्परेचर आप 1 मान लो, ठीक। तो कितना हो जाएगा, -10 -10, यानी दो नेगेटिव को जोड़ूंगा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात सही है ना, एग्री कर रहे हो, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी कह रहा है स्पॉन्टेनियस, ये दोनों भी कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस, तीनों लोग एग्री हैं, यानी डेल्टा जी डेल्टा एच तीनों एग्री हैं। अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो ये दोनों कहेंगे भैया नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसको मैंने प्लस किया, इसको मैंने माइनस किया, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस आएगा, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी का। तो डेल्टा जी भी कह रहा है कि प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब जब ये दोनों एग्री हों तो डेल्टा जी भी एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, आप दोनों कह रहे हो कि स्पॉन्टेनियस है तो मैं भी कह दे रहा हूँ स्पॉन्टेनियस, आप दोनों कह रहे हो नॉन स्पॉन्टेनियस, मैं भी कह दे रहा हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक कह रहा है स्पॉन्टेनियस और दूसरा कह रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे डेल्टा एच कह रहा है कि भैया मैं तो पॉजिटिव हूं तो मेरे हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस कह रहा है
भैया मैं भी पॉजिटिव हूं और मेरे हिसाब से स्पॉन्टेनियस है और तुम्हारे हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो जब दोनों लड़ने लगेंगे डिसाइड कौन करेगा? डेल्टा जी। तो ये दोनों डेल्टा जी के पास पहुंचे। डेल्टा जी ने कहा भैया देखो लेट से मान लेता हूं ये तुम्हारी वैल्यू +10 है क्योंकि पॉजिटिव था ना डेल्टा एच, इसकी वैल्यू मान ले रहा हूं -10 है क्योंकि ये नेगेटिव था। टेम्परेचर अगर मैं मान लू 1 डिग्री है, कितना है? 1 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं 0 ना आए, तो इसके लिए मैंने इसको 2 डिग्री टेम्परेचर मान लिया। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना? अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम 12 मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या मान ले रहे हैं? 12। थोड़ा चेंज कर दिया, इधर देखना ध्यान से, समझना आराम से। अगर मैं इसको कितना मान लूं? 2 मान लूं, तो 12 और यहां क्या हो जाएगा? 10 इंटू में 2 मतलब -20 प्लस 12, आंसर कितना आएगा? -8। डेल्टा जी कैसा आया? डेल्टा जी कैसा आया? नेगेटिव आया, तो स्पॉन्टेनियस होगी ना। लेकिन अगर मैं इस टेम्परेचर को 2 ना रख के 1 रखूं तो ये -10 वो +12, कितना आएगा आंसर? तो कैसी हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप बताओ इसको डिसाइड किसने किया कि स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? टेम्परेचर ने डिसाइड किया। इन टेम्परेचर अगर लो था तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस थी, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो प्रोसेस क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस। मतलब टेम्परेचर का भी रोल आ गया है। सही बात है। अब यही उल्टा कर दूं कि ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, ये दोनों क्या हो? नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अब देखना ध्यान से, अगर ये नेगेटिव है तो मैंने माना ये -2 -12 है, इसको मैंने 10 ही माना है प्लस का। अच्छा ये भी माइनस का ना? हाँ ये भी माइनस का, मैंने इसको भी माइनस मान लिया। तो सर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री ले लूं तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो +10 और -12 -2, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इसको टेम्परेचर को 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री ले लिया तो कितना आ जाएगा? +20 -12 यानी +8, यानी प्रोसेस कैसी हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब टेम्परेचर का रोल है। यहां पर जब टेम्परेचर लो था तो स्पॉन्टेनियस थी, अब टेम्परेचर हाई हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। समझ आ रही बात ना? तो ओवरऑल कंक्लूजन ये मतलब है कि सर दोनों एग्री कर रहे हैं तो डेल्टा जी मान जाएगा, लेकिन अगर दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं तो डिसाइड कौन करेगा? टेम्परेचर। कि किस टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होने वाली है ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर। आई होप अगर इतना क्लियर है तो एक छोटी सी चीज मैं लिखता हूं। पहली बात तो कि डेल्टा जी कैसा हो? पॉजिटिव हो। डेल्टा जी कैसा हो? नेगेटिव हो। डेल्टा जी कैसा हो? 0। ठीक है ना? तो यहां कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कैसा हो? नेगेटिव, तो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। और ये अगर क्या हो? 0, तो कैसा है? इक्विलिब्रियम पे। इतनी बात ध्यान रखोगे। जब इतनी बात ध्यान रख लोगे तो आपको एक टेबल बनानी है, उसको ड्रॉ करोगे। तो भाई साहब आप लोग ये स्क्रीन पर आप देख रहे होगे, एक टेबल में ले आया जादू से, ठीक। और इस टेबल में आपको डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा आर सब बता रखा है। अब देखो ध्यान से, एट लो टेम्परेचर, एट हाई, एट लो, एट हाई लिखा हुआ है। यही आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? तो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली टेबल बनाओगे फटाफट, आगे चलते हैं। तो भाई साहब अगर हम आगे बात करें तो एक दो बातें और जो लिख लेना कि जैसे गिब्स एनर्जी जो होती है ना, ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। क्या? एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि सब में ही लिखते आए हम। और एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ठीक है ना? अब इसके बाद हमें एक छोटी सी चीज जो पढ़नी है वो है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुना ध्यान से इसको। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशन देखूं तो पहले कुछ बातें, फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा जी लिखोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। आर टी एल एन क्यू, एल एन क्या होता है? नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम है, क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम, तो आपको बताया है कि पीछे की डेल्टा जी क्या हो जाता है? जीरो। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो मैं जी नॉट को इधर ला सकता हूं, तो सीधा होगा जीरो। तो लिख दूं डायरेक्टली? हाँ, तो ये आर टी क्या हो जाएगा? माइनस का, उसके आगे माइनस लगा रहा हूं ना, माइनस आर टी एल एन। अब सुना ध्यान से, जो क्यू होता है इक्विलिब्रियम पे वो किसके बराबर हो जाता है? के के बराबर हो जाता है। इसी के को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ के इज एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एल एन क्या हो जाएगा? के। और अगर आप नेचुरल लॉग हटाते हो तो आता है माइनस, साइन वैसे रहेगा, 303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर टी एल एन, एल एन करो लॉग के हो जाएगा ना, लॉग के। तो ये एक फॉर्मूला और याद रखना है जहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के कैलकुलेट करने के लिए कई बार आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है हमें, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स हमने खत्म कर दिया है। अब जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ना है, और होपफुली अगली क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस यहीं तक।